85 साल पुराना आईना। 5 जून, अलग अलग साल, अलग अलग कहानियां। जून महीने के पहले 7 दिनों ने पिछले 85 वर्षों की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं दी हैं। इन दिनों घटी घटनाएं दिखाती हैं कि यहूदी लोगों की स्थिति कितनी नाटकीय रूप से बदली है और आज इसका क्या अर्थ है। सबसे अहम तारीख 6 जून 1944 है, जिसे डी डे कहा जाता है, जिस दिन मित्र सेनाओं ने नॉर्मंडी तटों पर हमला कर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू किया। 2 दिन पहले 4 जून 1944 को रोम नाजी नियंत्रण से मुक्त हुआ और तब आखिरकार साफ हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल रही थी। मित्र सेनाओं के समुद्र तटों पर हमले के बावजूद लाखों यहूदी असहाय थे और हॉलोकॉस्ट के सबसे क्रूर चरण में फंसे थे। एक ऐसी तबाही जो पूरे यूरोप में यहूदियों के वर्षों तक व्यवस्थित अमानवीकरण और बदनामी का परिणाम थी। और हार सामने होने के बावजूद नाज़ी और उनके हंगेरियन सहयोगी अपने लक्ष्य पर अड़े रहे, यहूदियों का विनाश करना। जून 1944 में वे 4,37,000 हंगेरियन यहूदियों को आउशविट्ज़ बिर्केनाउ मृत्यु शिविर में निर्वासित करने के बीच में थे। उन्होंने हर यहूदी पुरुष, महिला और बच्चे को मौत के लिए भेजते समय पंजीकृत और दस्तावेज किया। उन वर्षों में यहूदियों की असुरक्षा और जीवन नष्ट करने का प्रयास सिर्फ यूरोप के हॉलोकॉस्ट तक सीमित नहीं था। यहाँ तक कि यूरोप से दूर मध्य पूर्व के दिल में भी यहूदियों को ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो उनकी पूरी तरह से विनाश की कोशिश कर रहे थे। यहूदियों के पास न तो कोई राज्य था, न कोई सेना और न ही अपनी सुरक्षा के कोई साधन थे। जून की शुरुआत में एक और तारीख इस बात को बेरहमी से उजागर करती है। 1 और 2 जून 1941 को बगदाद में फरहुद हुआ, जो एक हिंसक नरसंहार था जिसने उस यहूदी समुदाय को तहस नहस कर दिया जो वहां इराक में 2500 से भी अधिक वर्षों से फल फूल रहा था। सिर्फ 2 दिनों में इराक के सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा रहे यहूदी खुद को असहाय महसूस करने लगे जब मुस्लिम भीड़ ने उनके घरों पर हमला कर संपत्ति लूटी और बगदाद की सड़कों पर यहूदी पुरुषों, महिलाओं व बच्चों की हत्या कर दी। ये सब आधुनिक इजराइल राज्य के निर्माण के साथ समाप्त हुआ और अब हम इस सप्ताह की अगली तारीख पर आते हैं, 5 जून 1967। 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत बदलाव का बड़ा संकेत है। मृत्यु शिविरों के केवल 22 साल बाद, हमारे विनाश के बाद, 7 अरब सेनाएं खुले तौर पर वही पूरा करने जुटी जो नाजियों ने शुरू किया था। बस फर्क इतना था कि इस बार यहूदी लोग बिखरे हुए नहीं थे, बिना देश के नहीं थे और निहत्थे नहीं थे। इस बार हमारे पास अपना देश और सेना थी। 2000 साल में पहली बार हम अपनी रक्षा कर सकते थे। जब सेनाएं करीब आईं, इजराइल ने बस मार दिए जाने का इंतजार नहीं किया। हमने जवाबी हमला किया और हमने एक निर्णायक, पूरी तरह से जीत हासिल की। लेकिन इससे दुश्मनों का हौसला नहीं टूटा। 7 जून 1981 भी इस हफ्ते का अहम दिन है जब इजराइल ने ऑपरेशन ओपरा किया। इराक, जहां 40 साल पहले फरहूद में यहूदियों का शिकार हुआ था, अब उस इराक रिएक्टर में परमाणु हथियार बनाने की होड़ में था। एक बम जिसे इजराइल को तबाह करने की धमकी देने के लिए बनाया गया था। इजराइल ने इंतजार नहीं किया कि आगे क्या होगा। हमने ऐसा पहले भी देखा और किया है। हमने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली और खतरा खत्म कर दिया। ये पूर्व सक्रिय आत्मरक्षा की एक शानदार कार्रवाई थी, लेकिन दुनिया फिर भी यहूदियों को अपनी रक्षा करते नहीं देख सकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा ने इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किए। पश्चिमी मीडिया में हड़कंप मचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले को अक्षम्य और दूरदर्शिता रहित कहा। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। कुछ जाना पहचाना लगता है। हैरानी है कि दुनिया हमेशा इस विचार से जूझती रही कि यहूदी कमजोर न रहें। और फिर 1 साल बाद 6 जून 1982 को इजराइल ने फिर से ऑपरेशन श्लोमो गलील शुरू किया। मैं तब IDF पैराट्रूपर्स में था, जो देर रात नाव से लेबनान के डामूर के पास अवाली नदी तट पर PLO को खत्म करने उतरा था, जिसने वर्षों तक हमारे उत्तरी इजराइल के नागरिकों पर हमले किए। PLO एक संगठन जो यहूदी आत्मनिर्णय और इजरायली नागरिकों पर हमलों का विरोधी था और वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय गारंटियों और लेबनान के साथ परिस्थितियों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के इजरायली प्रयासों के बावजूद जब हम 5 जून की इस तारीख पर पहुंचते हैं तो हम खुद को एक बार फिर वहां कार्रवाई करते हुए पाते हैं। लेकिन अब 7 अक्टूबर की घटनाओं से आहत राष्ट्र ये देखकर हैरान है कि दुश्मनों में शांति की इच्छा नहीं थी। शांति की तलाश में हमारे समझौते, क्षेत्र छोड़ना और कट्टर दुश्मन को मान्यता, ऑल हमारे विनाश के प्रयास में फिर से इस्तेमाल हुए।
इस बार हमारे पूर्वजों ने यूरोप या मुस्लिम दुनिया में जो नरसंहार झेले थे वही उस राज्य में हुए जिसे ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाया गया था। फर्क यह है कि इस बार हमें उन मुक्तिदाताओं या रक्षकों का इंतजार नहीं करना है जो जरूरत पड़ने पर कभी नहीं आए। अब हम अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले रहे हैं और हमारे खिलाफ जो खतरे हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। मैं खास तौर पर खतरों पर जोर देता हूं। यहाँ हम हमलावर नहीं हैं। जो देखना चाहता है उसके सामने सबूत साफ है। यहाँ इजराइल राज्य में अरब शहर अल फहम है। ये लगभग 144 इजरायली अरब शहरों और गांवों में से एक है। ये इजरायली नागरिक समान अधिकारों का आनंद लेते हैं। कुछ क्षेत्र समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण को दिए गए हैं। वे फलते फूलते हैं और बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाजा ने किया था, जब तक वे हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करते। जॉर्डन का साम्राज्य जो यरूशलेम के केंद्र से साफ शाम को दिखाई देता है। जो रोशनी आप देख रहे हैं वे पीए क्षेत्रों में अरब घरों की रोशनियां हैं और दूर की रोशनी जॉर्डन है। हमने पिछले 2.5 साल के इस जंग में अपनी क्षमताएं दिखा दी हैं। जब तक वे हमारा सम्मान करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर इजराइल नरसंहार या उपनिवेश चाहता तो यहाँ कोई कस्बा या शहर बचता ही नहीं। हमने 5 जून 1967 को जो क्षेत्र लिया था या लेबनान और गाजा में जिन जमीनों से हम पीछे हटे थे उन्हें कभी नहीं छोड़ा होता। हम वहां अब सिर्फ एक वजह से हैं, भविष्य बनाने और हमारे अस्तित्व को स्वीकारने के बजाय दुश्मन ने हमारी शांति की कोशिशों का फायदा उठाकर हमें नष्ट करने की सोची। ये काम नहीं आया जब तक वे हमें धमकी नहीं देते। ये रोशनी तस्वीरों में यूं ही चमकती रहेंगी। अगर वे हमास या हिजबुल्लाह की राह पर चलते हैं तो वे भी वही सबक सीखेंगे। इजराइल से उलझना समझदारी नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में इस साल 5 जून को इजराइल की स्थिति के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं उन मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जो इस समय खबरों में हैं, ताकि आपको वो संदर्भ मिल सके जिससे आप समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। इस हफ्ते की मुख्य खबरें लेबनान, गाजा और नेतन्याहू ट्रंप की तनातनी है। मैं इसी से शुरू करूंगा ताकि मुद्दा स्पष्ट हो सके। पिछले साल में हमने इन कथित तनातनियों के बारे में कितनी बार सुना। हर बार जब भी सुर्खियों में ये खबर आती है और फिर ट्रंप खुद सच्चाई साफ कर देते हैं। और जैसे कि इस पिछले जनवरी में हुआ था जब हमें पता चला कि ट्रंप और नेतन्याहू असल में मीडिया को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे। मीडिया की दिलचस्पी तो साफ है, वो खबर फैलाना चाहता है। पहले लोगों की दिलचस्पी जगाओ और ज्यादा से ज्यादा चर्चा में आओ। लेकिन एक और पहलू भी है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इजराइल की साख को नुकसान पहुंचेगा और नेतन्याहू को राजनीतिक तौर पर चोट लगेगी, खासकर चुनावी साल में। लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा है। गलीले इजराइल के संवाददाता याकूब बोर्डेगा ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत में गंभीर मतभेद था, लेकिन ये तभी भी गुस्से या बराक रविद द्वारा बताए बयानों तक नहीं पहुंचा। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। हाँ, ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू पागल है, लेकिन हाँ, उनकी नज़र में नेतन्याहू युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए पागल है। लेकिन नेताओं के बीच हमेशा तनाव रहता है। वे दोनों अलग अलग हितों और अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रंप को दिखाना जरूरी है कि वो नेतन्याहू के प्रभाव में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। बराक रविद का दावा है कि उन्होंने ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से बात की और उस बातचीत के बारे में अपडेट लिया। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाइट हाउस में उनका स्रोत ही ट्रंप की कथित बातों की अधूरी जानकारी देता है। मैंने कई साल मीडिया के साथ काम किया है और यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय के सदस्य के रूप में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के विद भी। मुझसे कई बार कहा गया कि मैं किसी चीज के लिए गुमनाम स्रोत बनूं जिसे हम अलग अलग कारणों से बाहर लाना चाहते थे। एक खास नामी पत्रकार था जो ऑल द न्यूज दैट्स फिट टू प्रिंट वाले अखबार के लिए रिपोर्टिंग करता था। पूरा बेवकूफ, जिसे हम जानते थे कि हमारे लिए फायदेमंद रहेगा और जिसे हम नियंत्रित कर सकते थे। यही चीज यहाँ भी हो रही है, बस उल्टी दिशा में। लेबनान में अब तक इजराइल ने 10,000 से अधिक हिजबुल्ला आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें 2,500 वॉर ऑफ द लायन शुरू होने के बाद और 800 युद्ध विराम के बाद मारे गए। तुलना करें तो दूसरी लेबनान युद्ध में इजराइल ने सिर्फ 700 हिजबुल्ला सदस्यों को मारा। अब हिजबुल्ला के पास भी दसियों हजार घायल हैं, यानी वे बीपर हमलों के पीड़ित। इजराइल सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, गांवों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से व्यवस्थित रूप से मिटा रहा है, अपनी चौकियां स्थापित कर रहा है और इस हफ्ते तो दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से स्थित बाफर किले पर भी कब्जा कर लिया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र इस बात पर जोर देते हैं कि हमें युद्ध विराम का पालन करना चाहिए। हम इस दौर से गुजर चुके हैं
1978 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 425 ने PLO रोकने के लिए UNIFIL बनाया। नतीजा विफलता। 2006 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 701 ने UNIFIL का विस्तार किया ताकि वो हिजबुल्लाह को निरस्त करे और उसे रोके। परिणाम खैर, फिर से असफलता। इतिहास ने साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कागजी गारंटी बेकार है और यहूदी लोगों को उन लोगों के सामने असुरक्षित छोड़ देती हैं जो हमें नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान इजराइल ये जोखिम नहीं ले सकता कि वो अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम संवर्धन या ईरानी शासन के पतन से जुड़ी घटनाओं को कमजोर करे। प्रधानमंत्री समझदारी से काम कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से सहयोग कर रहे हैं। गाजा की स्थिति पर चैनल 14 के सैन्य संवाददाता तमीर मुराग ने इस हफ्ते एक पोस्ट में इसका सबसे अच्छा सार पेश किया। वे कहते हैं, इजराइल चुपचाप और धीरे धीरे गाजा पट्टी के 70% हिस्से को हमास से साफ करने की ओर बढ़ रहा है। खाली जमीन नहीं, बल्कि वे इलाके जहां युद्ध शुरू होने पर लाखों लोग रहते थे। गाजा के बाकी 30% हिस्से में हमास अब सिर्फ अपनी पुरानी ताकत की एक हल्की छाया मात्र है, जैसी वो युद्ध की शुरुआत में थी। इसके सैन्य कमांडरों को लगातार खत्म किया जा रहा है और ये या तो हिम्मत नहीं करता या सक्षम नहीं कि इजराइल पर एक भी मिसाइल दाग सके। वे कहते हैं कि हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। हमास अब भी गाजा पट्टी के केंद्र पर काबिज है, अपनी ताकत बना रहा है और इजराइल से फिर टकराव की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि काम अभी बाकी है, लक्ष्य पूरे नहीं हुए। संघर्ष विराम का ढांचा प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है। जैसा उम्मीद थी, हमास ने हथियार नहीं डाले और इजराइल समझौते के तहत हमास आवंटित क्षेत्र का योजनाबद्ध ढंग से हिस्सा ले रहा है। ये अब रणनीति बन गई है और इसका अंत तब होगा जब पट्टी 100% हमास से पूरी तरह मुक्त होगी। इस हफ्ते गाजा में इजरायली एलीट टास्क फोर्स नीली, जो मोसाद और शिन बेट की संयुक्त इकाई है, बनाई गई है ताकि 7 अक्टूबर के हमले में शामिल या योजनाकार हर हमास आतंकवादी को ढूंढकर खत्म किया जा सके। उन्होंने यूसुफ ए शवाद रहमान, जो हमास आतंकवादी नुखबासेल के डिप्टी कमांडर थे, को ढूंढा, पहचाना और मार गिराया। रहमान ने ओरलेवी, अलोन अहद, एली कोहेन और दिवंगत हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन के अपहरण में हिस्सा लिया था, जिन्हें हमास ने कैद के दौरान मार डाला था। ये यूनिट 7 अक्टूबर के अपराधियों की पहचान, खोज और सबूत जुटाने में सफल रही है और यही एकमात्र तरीका है उनसे निपटने का। ना उन्हें मुकदमे में लाना है, ना फांसी सुनानी है। मैं इजराइल में मौत की सजा के खिलाफ हूं, क्योंकि इससे आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे और यूरोपीय सरकारों को हमारे नुकसान पर खुद को धर्मी दिखाने का मौका मिलेगा। ये वही लोग थे जिन्होंने आइकमैन का बचाव कर उसकी मौत की सजा का विरोध किया था। और याद रखिए, अगर मानव इतिहास में कभी कोई व्यक्ति मौत की सजा का सबसे ज्यादा हकदार था, तो वो एडोल्फ आइकमैन था। तो उन्हें युद्ध भूमि में ही चुपचाप और व्यवस्थित तरीके से खत्म कर दीजिए। हमें उनकी मौजूदगी से मुक्त करिए और उन्हें इजराइल ना लाइए। यहाँ इजराइल में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम फिर वही हालात और गलतियों की ओर लौट रहे हैं। मुद्दा यह है, पीछे हटना और केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित करके दुश्मन को शांत करने की कोशिश करना, इससे सिर्फ उन्हें और मजबूत किया है। इससे न सिर्फ उनका संकल्प मजबूत हुआ, बल्कि उनकी क्षमताओं का विकास भी हुआ। केवल संख्या के लिहाज से देखें तो यह मायने नहीं रखता कि हम उनमें से कितनों को निष्क्रिय कर देते हैं, वे हमसे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी रणनीतिक क्षमताएं भी विकसित कर ली हैं जो हमारे लिए खतरा है। सिर्फ किस्मत ने उन्हें 7 अक्टूबर को योजना पूरी करने से रोका। सालों तक उनके पास सामरिक क्षमताएं थीं, जैसे रॉकेट फायर और आतंकवादी हमले, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डालते थे, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं थे। उनकी आक्रामकता और समझौतों के उल्लंघन को नजरअंदाज करना और सहन करना केवल उन्हें और अधिक ताकतवर बनाने का काम आया है। अब ये युद्ध हमारे अस्तित्व के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। गाजा युद्ध में इजराइल ने 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। लेबनान में इजराइल ने 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा किया है। सीरिया में इजराइल करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नियंत्रित करता है। आधिकारिक तौर पर यह कम है, लेकिन व्यवहार में यह ज्यादा है। हमास ने जल्दबाजी में कदम उठाकर इजराइल को पहले से लगभग 10 गुना बड़ा प्रभाव क्षेत्र सौंप दिया, जिससे इजराइल को अपनी भौगोलिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। मैंने शो की शुरुआत 5 जून को पिछले वर्षों में इजराइल और यहूदियों की स्थिति पर बात करते हुए की थी। मैं समापन करना चाहता हूं कि 5 जून को इजराइल की स्थिति क्या है।
इजरायली मुद्रा, नया इजरायली शेकेल इस समय दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है, जो डॉलर और यूरो के मुकाबले ऐतिहासिक स्तरों पर कारोबार कर रही है और लगभग 33 साल के उच्चतम स्तर को छू रही है। ये तब हुआ जब इजराइल की जीडीपी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पूर्वानुमानों को गलत साबित कर पिछले साल 3.1% की वृद्धि दर्ज की। ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने इजराइल को विकसित देशों में छठी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बताया, जो जर्मनी, यूके और अमेरिका से आगे है। ये सब तब हो रहा है जब इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध में है, झूठी सूचनाओं का निशाना है और मुस्लिम देशों व यूरोप से बहिष्कार व राजनयिक शत्रुता झेल रहा है। हमारे देश का आकार औसत यूरोपीय अरब कैंटन जितना है और जनसंख्या कई बड़े वैश्विक शहरों से कम। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों में सबसे मजबूत है। हमारे पास विकसित देशों में सबसे अधिक जन्म दर है। हम खुशहाल देशों में गिने जाते हैं और 25 साल से कम उम्र के लोगों में नंबर 1 हैं। तो बाहर जितने भी नफरत करने वाले लोग हैं, आप असफल हो गए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, आ जाओ, सामना करो, नफरत करो, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमसे नफरत करते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद बदहाल हैं, उनकी जिंदगी बेमानी है और उसमें न दिशा है न मकसद। तो आप यहूदियों से नफरत को अपना मकसद बनाते हैं। आप ईर्ष्यालु और दयनीय हैं, अनजान हैं, बिना मकसद के हैं, बिना संतान के हैं। आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, आप अंदर से खाली हैं और आप हमें कोसते हैं। आप मजाक हैं क्योंकि आप मौलिक नहीं हैं, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है। हम वहां रह चुके हैं, हम ये सब कर चुके हैं। सिर्फ नफरत, हिंसा ही नहीं, असली सार भी। जो हमें श्राप देते हैं वही अंत में आशीर्वाद देते हैं। जो हमें श्राप देते हैं वही हमें मजबूत बनाते हैं। ये बाइबल की बालाक की कहानी जैसा है। तुम बालाम के गधे जैसे हो। फर्क बस इतना है कि बालाम का गधा सच देखता था पर तुम नहीं। तुम भी बालाम जैसे हो, किराए के पैगंबर जिनकी सेवाएं खरीदी जा सकती थी। उसके पास हुनर था लेकिन न प्रतिबद्धता थी, न वफादारी, न ही इंसानियत से जुड़ाव। उसने हुनर का विनाशकारी इस्तेमाल किया। बालाम को हमें श्राप देने बुलाया गया था लेकिन उसने आशीर्वाद दिया। आपकी जानकारी के लिए बालाम के अस्तित्व के स्वतंत्र प्रमाण भी हैं। 1967 में जॉर्डन नदी के पास एक पुरातात्विक खोज में एक मूर्ति पूजक मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख मिला जो 8वीं सदी का है। ईसा पूर्व में बालाम बेन बेओर नामक दृष्टा का उल्लेख मिलता है जो बाइबल के वर्णन से काफी मिलता जुलता है। और साप्ताहिक बाइबल पाठ बालक की पराशा महीने के अंत में पढ़ी जाएगी। हाँ, आपने सही समझा, जून के महीने में। इसीलिए मैं उनकी उन बातों के साथ समाप्त करूंगा जो हजारों साल पहले कहीं गई थी लेकिन आज इजराइल में जो हो रहा है उसे सही तरह से दर्शाती हैं। वो याकूब में दुष्टता नहीं देखता और वो इजराइल में कोई बुराई नहीं देखता। उनका परमेश्वर यहोवा उनके साथ है और एक राजा की जय जयकार उनके भीतर है। देखो, एक जाति शेरनी की तरह उठती है और शेर की तरह अपने आप को ऊंचा उठाती है। वो तब तक नहीं लेटती जब तक शिकार न खा ले। फिर वो आशीर्वाद जो हमारे इतिहास में गूंजता है, मातो ओगले याको मिश्कनोतेक इस्राएल, कितने सुंदर है तेरे तंबू याको, तेरे निवास स्थान इस्राएल। वे घाटियों जैसे फैले हैं, नदी किनारे बगीचों की तरह। वो झुकता है, शेर की तरह लेटता है। कौन है जो उसे जगाने की हिम्मत करे? जो तुम्हें आशीर्वाद दे वे धन्य और जो शाप दे वे शापित हैं। आज इजराइल और हमसे जुड़ने वाले आप सभी को आशीर्वाद। मैं डैनियल सीमन हूँ। यरूशलेम इजराइल में JNS TV से देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।